हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 14 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं एग्जाम में 100% रिजल्ट के लिए। मतलब हमारा मोटो यही है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट है, किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है संजय भल्ला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है। आंसर हो जाता है 11 मई। नेक्स्ट, किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आंसर हो जाता है इदरिस डेबी इटनो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 के लिए भारतीय पुरुष तथा महिला टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाता है वेलावन सेंथिल कुमार और रथिका सीलन को। नेक्स्ट है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे प्रमुख संबंध समूह के हेड के रूप में नियुक्त किया है। आंसर हो जाता है जया त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, कॉलिन मुनरो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है। आंसर हो जाता है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू हुआ है। आइसलैंड में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 कब मनाया गया है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 12 मई को। और इसकी थीम क्या है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक स्थिति। इंग्लिश में भी थीम इंपॉर्टेंट है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। नेक्स्ट है, भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम है मैत्री 2 विकसित करेगा। अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, लेडीज़ यूरोपियन टूर का 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है। आंसर हो जाता है दीक्षा डागर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाता है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है। पद्मश्री। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया। UAE के दुबई में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया। 11 मई को। थीम है कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। इंग्लिश में होगा प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है। अमूल। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2024 कब मनाया गया। 10 मई को। थीम है इसकी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। इंग्लिश में होगा द आर्गन ट्री फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में पूर्व नौकरशाह मूसा रजा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस राज्य से थे। तमिलनाडु। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मिस टीन USA 2023 ने अपना पद छोड़ दिया है, इनका नाम क्या है। उमा सोफिया। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कल करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ सबसे बेस्ट पार्ट और क्या है मेरी वीडियो का, कि मैं आपको जो 20 क्वेश्चन आज करवाऊँगा ना, इसका आप शाम को टेस्ट भी दे देना अपनी नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, प्ले स्टोर पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर लिए। फ्री टेस्ट में आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन लास्ट में आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि IFFCO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिलीप संघानी। याद रखना है आपको, दिलीप संघानी जो हैं ये IFFCO के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि IFFCO के नए चेयरमैन के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, दिलीप संघानी जो थे ये IFFCO के
उपाध्यक्ष थे पहले, ठीक है। अब इनको बना दिया गया है अध्यक्ष इफ़को का। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बलवीर सिंह है ना, इनको अब उपाध्यक्ष बना दिया गया है इफ़को का। तो आपको क्या पता लगा कि जो इफ़को है इस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी और नए उपाध्यक्ष बन गए हैं बलवीर सिंह। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हम इफ़को कंपनी के बारे में। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी और उपाध्यक्ष बलवीर सिंह। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी नियुक्तियाँ, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 नियुक्तियाँ फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर हम बात करें आर शंकर रमन की, ये लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें केकी मिस्त्री को, इनको HDFC लाइफ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम बात करें संजय कुमार मिश्रा की, इनको वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि GSTAT का अध्यक्ष बनाया गया है। शशि भूषण सिंह की हम बात करते हैं, इनको राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें अरुण अलगपन की, इनको कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमन सहरावत। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अमन सहरावत जो हैं ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल के विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अगर हम बात करें 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, यह एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल कार्यक्रम है। इसकी जो मेज़बानी है ना 2024 में फ्रांस का पेरिस शहर कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ इसका नारा भी आपको पता होना चाहिए, गेम्स वाइड ओपन। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। यहाँ पे जो ओलंपिक शब्द आया है ना, यानी कि ओलंपिक खेल आया है, इसके बारे में कुछ आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ जो कि आपको किताबों में देखने को नहीं मिलते लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ ओलंपिक के बारे में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो आपका आंसर होगा एथेंस, ठीक है। एथेंस किसका शहर है? यूनान देश का शहर है। यूनान को ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेल को शुरुआत करने का श्रेय किनको जाता है, तो आपका आंसर होगा पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? बीजिंग, जहाँ पे 2022 में ओलंपिक हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, आपका आंसर होगा 1896 में एथेंस में हुए थे ये। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आप बोलोगे 23 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किस ओलंपिक में भारत ने भाग लिया, आप बोलोगे 1900 वाला जो ओलंपिक था, ठीक है, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है, प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होता है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ कि जो ओलंपिक खेल होता है, ठीक है, इसमें जो लोगो होता है ना ओलंपिक खेल का, अपने फ्लैग जो दिखा होगा उसमें कितने छल्ले होते हैं, आप बोलोगे 5 छल्ले होते हैं। नीला, काला, लाल, पीला, हरा, ठीक है। इसमें जो पीला रंग है ना, ये एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है और जो अलग अलग कलर है ना, ये अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेल को कौन रेगुलेट करता है, IOC संस्था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है ये ओलंपिक खेल को रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में। फ्रेंड्स, का अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओलंपिक के बारे में जो मैंने आपको फैक्ट बताए। इसमें से एग्जाम में ना अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ये कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 12 मई को। ये आपको ध्यान रखना है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2024 मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर हम बात करें 2024 की थीम क्या है, पौधा स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में होगा प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। और आपको बताना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। और फ्रेंड्स, हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, यानी कि 1 मई को, तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें 3 मई को, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 11 मई की, 11 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आर लक्ष्मीकांत राव जो हैं ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले आर विनियमन विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देश की टीम ने 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। डिटेल में अगर हम समझें, जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। फाइनल मैच मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। अगर हम बात करें सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफ़ी के बारे में, इसकी शुरुआत 1983 में एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। इसका जो आयोजन करता है वो है मलेशिया हॉकी परिसंघ। इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है जिसने इसे 10 बार जीता है। भारत 5 खिताबों के साथ दूसरी सबसे सफल टीम है। देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जापान जो है, ठीक है, इसने 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 जीता है। अगर हम डिस्कस करें बाकी ऑप्शन को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो चीन देश है ना, इसने हाल ही में थॉमस और उबर कप 2024 का खिताब अपने नाम करा, ठीक है। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड टीम की, इसने 36वीं बार ला लीगा खिताब जीता है 2024 में। अगर हम बात करें स्पेन की, स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम करा है। इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इंग्लैंड देश से। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जेम्स एंडरसन ने घोषणा की है कि वह वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड के ग्रीष्मकालीन पहले टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। 42 साल के जेम्स एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपना टेस्ट डेब्यू स्टार्ट किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फ़िलिस्तीन देश। डिटेल में अगर हम समझें, अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फ़िलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत समेत 143 देशों का समर्थन मिला है। इस प्रस्ताव के पास होने से फ़िलिस्तीन ने यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य देश 193 हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, थॉमस कुक इंडिया कंपनी ने टीसी पे लॉन्च किया है।
अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए। डिटेल में अगर हम समझें, थॉमस कुक इंडिया ने प्रेषण प्रक्रिया को सरल बनाने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल सेवा टीसी पे लॉन्च किया है। टीसी पे एक नई डिजिटल सेवा है जो अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल और सुव्यवस्थित करती है। अगर हम बात करें थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड की, 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय ट्रैवल एजेंसी है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं माधवन मेनन। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। यह है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 30 साल में यह 29वीं बार है जब उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करी है। कामी रीता नेपाल के नागरिक हैं। और अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। और फिर इसी के साथ ना मैं आपको कुछ जो रिकॉर्ड बने हैं ना माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए, फटाफट से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। ये आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव, 1992 और 1993 में चढ़ी थी ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति है 2013 में अरुणिमा सिन्हा। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की है मालवनाथ पूर्णा, ठीक है, 2014 में चढ़ी थी ये। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन है? संगीता सिंधी बही, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जितने भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, अपने क्वेश्चन के साथ यकीन मानिए वही बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड, लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके रवि सर की ई बुक्स हैं, करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी की, वो आप कैसे बाय कर सकते हो इस वेबसाइट से www.ravibookspdf.com। और लास्ट में ही आपको बताऊँगा PDF कैसे मिलेगा आपको, और ये जो 20 क्वेश्चन है इसका टेस्ट आप कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सिल्वर मेडल, या बोल सकते हो रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने छठे प्रयास में 88.36 मीटर का थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। टॉप 3 देख लेते हैं। जैकब वादलेज नंबर 1 पे रहे हैं, नीरज चोपड़ा नंबर 2 पर, पीटर एंडरसन नंबर 3 पर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में गोल्ड जीता था। दोहा डायमंड लीग कतर के स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैंने आपको क्या बताया, जो भारत के एथलीट हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने दोहा डायमंड लीग 2024 में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। वर्ष 2024 में किस देश की अमीर शेख ने वहां की संसद को भंग कर दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कुवैत। कुवैत देश के अमीर शेख ने संसद को भंग कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कुवैत के नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया। अमीर कुवैत का सबसे बड़ा पद है। इसके साथ ही उन्होंने 4 सालों के लिए देश के सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया और कई कानूनों को भंग कर दिया है। अगर हम बात करें कुवैत की, कुवैत एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है कुवैत शहर, मुद्रा है कुवैती दिनार, प्रधानमंत्री हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विप्रो ने किसे एशिया प्रशांत, भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका रणनीतिक बाजार इकाई के CEO के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विनय फिराके, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम बात करें विप्रो की, 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। MD एंड CEO हैं श्रीनिवास पल्लिया। और मैंने आपको क्या बताया, विप्रो ने एशिया प्रशांत, भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका यानी कि APMEA का जो CEO है ना, ये बनाया है विनय फिराके को। नेक्स्ट है,
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन जो हैं ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष बने हैं नए। डिटेल में अगर हम समझें, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेयरमैन की भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखरन बनमाली अग्रवाल का स्थान लेंगे जो कई वर्षों से इस पद पर हैं। अगर हम बात करें TEPL की, यानी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की, इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 2020 को। यह एक निजी तौर पर आयोजित गैर सरकारी कंपनी है जो टाटा सन्स की सहायक कंपनी है। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तमिलनाडु के कृष्णागिरी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चीन देश। चीन देश जो है ये सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश बना है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व बैंक ने रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट नामक एक रिपोर्ट जारी की जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के साथ ही वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक निवेश आवश्यक है। यह रेखांकित करती है कि कैसे विश्व का खाद्य उत्पादन वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। रिपोर्ट में भारत को चीन और ब्राज़ील के साथ कुल वार्षिक कृषि खाद्य प्रणाली उत्सर्जन के मामले में शीर्ष 3 देशों में एक के रूप में पहचान मिली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए PS4। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने में कामयाबी मिली है। PS4 नाम के इस इंजन का हाल ही में परीक्षण किया गया। विशेष प्रकार का यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV का जरूरी हिस्सा है। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। परीक्षण के दौरान इंजन करीब 665 सेकंड तक चला था। PS4 इंजन इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने बनाया है। अगर हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बजरंग पुनिया। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। UWW ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा बजरंग पुनिया के निलंबन को इसका कारण बताया है। बजरंग पुनिया विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाले और 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओमकार साल्वी। ओमकार साल्वी जो हैं ये मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। डिटेल में अगर हम समझें, मुंबई में 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब के बाद ओमकार साल्वी को मुंबई पुरुष सीनियर कोच के मुख्य कोच के पद पर नियुक्त किया गया है। संजय पाटिल को चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। मुंबई की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच सुनित्रा परांजपे होंगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पता लग रही है कि जो ओमकार साल्वी हैं ये मुंबई में पुरुष सीनियर कोच के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। ठीक है, संजय पाटिल जो हैं इनको चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ सुनित्रा परांजपे जो हैं ये मुंबई की सीनियर महिला टीम की मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में चर्चा में रहा सुपर अर्थ 50/55 क्रैंकी ई का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नया खोजा ग्रह। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 में चर्चा में रहा सुपर अर्थ 55 क्रैंकी ई का संबंध है नया खोजा ग्रह। डिटेल में अगर हम समझें, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौर मंडल में एक नया ग्रह का पता लगाया जो काफ़ी हद तक पृथ्वी जैसा है।
वैज्ञानिकों ने इस नए ग्रह का नाम सुपर अर्थ और 55 क्रैन की ई रखा है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। इस नए ग्रह का नाम सुपर अर्थ रखने का कारण भी यही है कि यह पृथ्वी से बड़ा और नेपच्यून से छोटा है। सुपर अर्थ का बॉइलिंग टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। डिटेल में अगर हम समझें, महिंद्रा समूह के CEO और MD डॉक्टर अनीश शाह और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। महिलाओं को कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करने की पायलट परियोजनाएं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के नोएडा और हैदराबाद केंद्र में आयोजित की जाएंगी। अगर हम बात करें ड्रोन दीदी कार्यक्रम के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था। ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 15,000 महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को फसल निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन से प्रशिक्षित और लैस करना है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का। वर्ष 2024 में प्रसिद्ध कवि, लेखक और पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंजाब राज्य से। डिटेल में अगर हम समझें, साहित्य जगत के एक प्रसिद्ध पंजाबी कवि, लेखक और पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुरजीत पातर का 79 वर्ष की आयु में पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया है। उनकी उपलब्धियों को उच्चतम स्तर पर मान्यता तब मिली जब उन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स जो होती है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो भी मिल जाती है। साथ में ही अगर आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो ई बुक बाई करनी है करंट अफेयर्स की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब बेस्ट कंटेंट रखा है आप सभी के लिए मैंने अपनी ई बुक्स में, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाके आपको हमारी जीके की, पॉलिटी, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम है वो है करंट अफेयर्स बाय रवि और रवि स्टडी जी के नाम से, ठीक है। इसको आप ना ज्वाइन कर लीजिए। डेली पीडीएफ्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करिए। फ्री टेस्ट में आप जाके डेली करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका आप टेस्ट लगा सकते हो फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि आप करंट अफेयर्स में बिल्कुल अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।